विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भ्रूणीय प्रेरण की, और हमने देखा कि किस प्रकार स्पीमैन ने विभिन्न प्रयोगों को इस्तेमाल करते हुए न्यूएट के एम्ब्रियो भ्रूण से ये मोज़ैक पैटर्न वाली अवधारणा को गलत सिद्ध किया तथा एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया और सोचने पे मजबूर किया कि क्या ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण भ्रूण में इस तरह के परिवर्तन होते हैं और डिफ्रेंसिएशन और डेवलपमेंट होता है। क्या कोशिकाएं या कोशिकाओं के समूह एक दूसरे को उत्प्रेरित करते हैं और इसके जवाब में दूसरे उत्प्रेरित कोशिकाएं कोई अंग अथवा विशिष्ट ऊतक बनाने में कार्य करती है। स्पीमैन के प्रयोगों में ट्रांसप्लांटेशन पे किए गए प्रयोग के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। स्पीमैन की कोशिश ये थी कि वे जानना चाहते थे कि क्या पूरे भ्रूण के अंदर इस प्रकार की संभावना है और ऐसी क्षमता होती है कि वे विशिष्ट कोशिकाएं, विशिष्ट अंग अपने आप बिना किसी प्रेरण के काम करके बना ले। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग पहले किए उससे तो प्रूव हो गया था कि नहीं, कुछ विशिष्ट कोशिकाएं या विशिष्ट भाग हैं भ्रूण के जो ये काम करते हैं। तब तो वही समझ नहीं पाए, लेकिन वो लगातार निरंतर इस पे काम करते रहे। उन्होंने इसी क्रम में ट्रांसप्लांटेशन, जिसको कि प्रतिरोपण की विधि पे कार्य किया। उस प्रतिरोपण विधि में ये था कि वो एक भ्रूण के कुछ हिस्से को, जिस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, जिस पे वो प्रयोग करना चाहते थे, उस हिस्से को उस भ्रूण से हटा के उसी भ्रूण के कुछ दूसरे हिस्से पे रोपित कर देते थे, ये देखने के लिए कि इससे उस स्थान परिवर्तन होने से उस पर कोई प्रभाव पड़ता है कि। इसी प्रकार उन्होंने एक भ्रूण पे, यानी उसी जाति के उसी एनिमल के एक भ्रूण से कुछ हिस्सा हटाया जिसे उन्होंने ग्राफ्ट कहा, और दूसरे भ्रूण पे जिसे उन्होंने होस्ट का या आतिथ्य या रिसिपिएंट किया, उस पे उसको कट लगा करके ग्राफ्ट कर दिया। ग्राफ्ट से आप समझ सकते हैं, रोपण कर दिया। एक पे उन्होंने जीनस तो एक ही, लेकिन जाति अलग अलग के हिस्से में से हटा के, एक से हटा के दूसरे पे रोपित किया। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को, ऐसे ट्रांसप्लांटेशन को क्या कहा गया, पहले वो समझ लेते हैं, फिर स्पीमैन साहब के आशय और उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे और उससे उन्होंने क्या क्या जाना ये देखने की कोशिश करेंगे। तो दूसरे प्रयोगों में जो स्पीमैन ने प्रतिरोपण ट्रांसप्लांट प्रयोग किया, उसमें भ्रूण से कोई अंश काटकर उसी भ्रूण के दूसरे स्थान पर प्रतिरोपित किया। इस प्रकार के प्रतिरोपण को स्वरोपित प्रतिरोपण कहा जाता है। दूसरे ट्रांसप्लांटेशन में भ्रूण से निकाले गए अंश, हिस्से या भाग को उसी जाति के दूसरे भ्रूण में प्रतिरोपित करना समरोपित प्रतिरोपण कहा जाता है। पहले वाले को, जिसमें स्वरोपित प्रतिरोपण को इंग्लिश में ऑटोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन भी कहते हैं, और भ्रूण के निकाले हुए हिस्से को उसी जाति के दूसरे भ्रूण में ट्रांसप्लांट करने पे होमोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। एक ही वंश की दो जातियां के भ्रूण के बीच प्रतिरोपण हो या किया जाए तो इसे विषम रोपित प्रतिरोपण कहा जाता है, हीट्रोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। और दो दूर के संबंध वाली जातियों में, दूर के संबंध अर्थात काफ़ी दूर हो, डिस्टेंट रिलेटिव्स हों एक दूसरे के, क्लासिफिकेशन या जाति के आधार पे, तो भ्रूण के मध्य प्रतिरोपण किया जाए तो उसे परारोपित प्रतिरोपण कहते हैं। परारोपित प्रतिरोपण को अंग्रेजी में जीनोप्लास्टिक ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। स्पीमैन ने लगभग 1920 के दशक में ये जानने के लिए कि ये कब तक, कितने समय तक ये इस प्रकार की प्रेरण संभव है, समय तक मतलब है किस एज तक, कब तक ये भ्रूणीय कोशिकाओं की भविष्य निहित हो जाता है कि भैया तो यही बनाएंगी। जो ब्लास्टोमियर्स हैं, जो
भ्रूण के जो डिवीजन के बाद प्रारंभिक डिवीजन से जो कोशिकाएं बनती है, उन कोशिकाओं में का भविष्य कब तक निश्चित हो जाता है। तो उनके जो प्रतिरूपण के प्रयोग थे इसी संदर्भ में किए गए। उन्होंने प्रारंभिक गैस्ट्रुला के विभिन्न भागों को कुछ भाग निकाले, प्रारंभिक में अर्लियर गैस्ट्रुला के कुछ हिस्से निकाले और सेम एज वाले गैस्ट्रुला के में प्रतिरूपित करे। तो उन्होंने देखा कि जिस गैस्ट्रुला में से निकाला गया है वो भाग, यानी ग्राफ्ट जिस गैस्ट्रुला से लिया गया है या दाता या डोनर गैस्ट्रुला से लिया है, उसको जब ग्राही वाले भ्रूण पे इम्प्लांट किया जाता है या ग्राफ्ट किया जाता है, लगाया जाता है, तो ये बात इस बात पे निर्भर करता है उसका डेवलपमेंट, जो भ्रूण का वो ग्राफ्ट है, वो टुकड़ा जो पहले वाले भ्रूण में से लिया गया दूसरे भ्रूण में लगाया गया, ये इस बात पे निर्भर करता है वो कहाँ रोपित की गया, लगाया गया, वो ग्राफ्ट किस जगह पे लगाया गया। रोपित यानी जहाँ लगाया, कट लगाकर उसको फिक्स किया है, उस जगह के स्थान की जो मूल कोशिकाएं, जो जहाँ की उनकी जो जो कोशिकाओं के स्थान पे उनको जाके लगाया गया है, जो वो बनाती हैं, जो भी भाग बनाती हैं, जो वो भाग निश्चित है बनाना, तो ये जो नया हिस्सा वहाँ जो लगाया है, जो भावी जो ग्राफ्ट का हिस्सा लगाया है उस स्थान पर, वो भी वही बनाता है। अर्थात जिस भ्रूण में से, पहले भ्रूण में से जहाँ से हिस्सा काट के निकाला गया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे भ्रूण में जिस स्थान पे उसको लगाया गया है, उस स्थान का, उस स्थान के आसपास की कोशिकाओं या उस स्थान के द्वारा जो प्रयोजन दिया गया, ये वही बनाता है। तो उन्होंने क्या करा कि भावी न्यूरल प्रोट यानी जो फ्यूचर में न्यूरल प्लेट बनाने वाले सेल्स थे, वो एक भ्रूण में से निकाल लिए और दूसरे भ्रूण में से वो सेल्स हटा दिए जहाँ पर भावी एक्टोडर्म बनाने वाली कोशिकाओं के स्थान पे, वहाँ पर उसको इम्प्लांट कर दिया, वहाँ पर रोपित कर दिया। तो उसने जो नया हिस्सा जो लगाया गया था, वो जो कि न्यूरल प्लेट वाला हिस्सा था, उसने एक्टोडर्म बनाई, ना कि न्यूरल प्लेट। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि इनिशियल गैस्ट्रुला में कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता होती है, और वह कौन सी कोशिका बनाएगी ये उनके परिवेश से नियत होता है। परिवेश मीन्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग मीन्स माहौल, वो जिस कंडीशन में है उसी की तरह काम करती है, उसी की तरह विभेदित होती है और वही अंग बनाती है दूसरे एम्ब्रियो पे। जब उन्होंने इसको थोड़ा सा बदलाव किया और अर्ली गैस्ट्रुला यानी जल्दी बने हुए गैस्ट्रुला या प्रारंभिक गैस्ट्रुला के बदले में उन्होंने उत्तर या बाद वाला या लेट गैस्ट्रुला जब इस्तेमाल किया, तो उसमें परिणाम थोड़े से बदले हुए आए। वहाँ पर उसने उस जो ग्राफ्ट लिया था पहली वाली भ्रूण से दूसरी भ्रूण के स्थान पे लगाने में, तो वो नया नहीं बन पाई, वो नहीं बना पाई। तो ऐसी जगह की स्थिति में जो रिप्लेस सेल थी, वो जो जहाँ से रिप्लेस कर दी गई, वो हिस्सा ही गायब हो गया। तो उससे ये पता चला कि साहब अगर लेट हो जाए, गैस्ट्रुला में देर हो जाए, कोशिकाएं ज़्यादा विभाजित हो जाए और अपनी अपनी जगह ले ली, तो ये जो पोटेंसी है, ये ताकत है, ये इस तरह अपने आप को बदलने की और सराउंडिंग के अनुसार डेवलप हो जाने की, या वो सराउंडिंग की ये ताकत है कि वो आई हुई कोशिकाओं को अपने हिसाब से बदल दे, कि भविष्य नियत कर दे, ये पोटेंसी कम हो जाती है। और इस ग्राफ्ट के ये ऊतक के परिवर्तन या इसमें क्यों कैसे स्टडी कर सके, उसके पीछे कारण ये था कि उन्होंने ज़्यादातर स्टडी अपनी सैलामेंडर्स पे करी। और ये सैलामेंडर्स, मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये सैलामेंडर्स ज़मीन और पानी में रहने वाले प्राणी हैं, और इसमें जिस जाति पे उन्होंने काम किया उसका नाम ट्राइटस क्रिस्टेटस था। और ये बड़ा, इसका जो भ्रूण है, उसका जो अंडा है, वो बड़ी क्लियरली स्टडी किया जा सकता है। और उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें चूँकि वर्णक होते हैं, उसमें रंजक होते हैं, उसमें वर्णक होते हैं, उसमें स्वतः ही, तो बड़े आसानी से उस अलग जाति के अंदर, किसी एक जाति के अंदर ट्राइटूरस क्रिस्टेटस के अंदर ये वर्णक विहीन होता है। तो जब हम भ्रूण के
टुकड़ों को इस्तेमाल करते हैं या ग्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्णक वाले वो टुकड़े को नॉन वर्णक वाले में, जिसमें वर्णक नहीं है, उसमें इम्प्लांट कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से उसकी ग्रोथ, उसका डेवलपमेंट, उसका बदलाव माइक्रोस्कोप के नीचे या लगभग नग्न आँख से भी देखा जा सकता है। तो ऐसा भी देखा गया कि जब इस प्रकार के ट्रांसप्लांटेशन किए गए तो प्राइमरी एम्ब्रियो भी बन गया और सेकेंडरी एम्ब्रियो भी बन गया, द्वितीयक भ्रूण भी बन गया संपूर्ण हिस्सा। तो वो अलग रंग से बन गया। और उन्होंने एक खासियत और नोट करी जो बहुत प्रमुख थी कि जो सेकेंडरी एम्ब्रियो बना उसके अग्रभाग के अंदर परिवर्तन था, कुछ उसके अंदर जो उसके होस्ट थे उसकी भी कोशिकाएं मौजूद थी, और उसने अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें नहीं थी, और वो पुराने वाले यानी कि जिस पे होस्ट पे लगाया था उसकी कुछ कोशिकाओं को यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए उन्होंने उसमें एक ऐसे ही प्रयोग के अंदर अपने अध्ययन के दौरान स्पीमैन ने ट्राइटूरस टेनियटस, जो कि उसके उसके भ्रूण में रंजक होता है और गहरे रंग के वर्णक पाए जाते हैं, उसका प्रयोग किया। और उसके लेटरल लिप, डॉर्सल लिप, वेंट्रल लिप और लेटरल लिप, इस तरह के ब्लास्टोपोर के लिप्स होते हैं, लिप्स मीन्स किनोर। तो उन्होंने कोरक रंध्र के डॉर्सल लिप का एक अंश है ना, एक ट्राइटूरस क्रिस्टेटस के एम्ब्रियो के ब्लास्टोपोर का, ब्लास्टोपोर तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, वो छिद्र, वो रंध्र जिसे कोरक रंध्र कहते हैं, जहाँ से कोशिकाएं अंदर की तरफ गमन करती हैं और ये ब्लास्ट्यूला बनाने में मदद करती है। तो ये कोरक रंध्र की जो डॉर्सल लिप है, उस डॉर्सल लिप से के कुछ हिस्से को लिया और उन्होंने एक दूसरी यानी ट्राइटूरस की ही दूसरी जाति टीनेटस के स्थान पर प्रतिरोपित कर दिया, लेटरल लिप के स्थान पे डॉर्सल लिप का हिस्सा लिया और लेटरल लिप, उसी छिद्र के डॉर्सल, वेंट्रल और दो लेटरल साइड की किनोरों को लिप्स कहते हैं। तो जब वहाँ कर दिया तो इन्होंने उसकी स्टडी करी और उन्होंने पाया कि चूँकि मैंने आपसे पहले बताया कि ये टीनेटस थोड़े डार्क कलर का होता है और इसकी कोशिकाओं में वर्णक पाए जाते हैं, तो दोनों के बीच में बड़े आराम से अंतर किया जा सकता है डेवलपमेंट के दौरान देखने के लिए। तो उन्होंने देखा कि ग्राही भ्रूण में प्रतिरोपण के स्थान पर लगभग संपूर्ण द्वितीयक सेकेंडरी एम्ब्रियो और बन गया। इस द्वितीयक भ्रूण के शीर्ष का अग्र भाग नहीं था, परंतु कर्ण के अध्यावशेष शीर्ष के पिछले भाग की उपस्थिति को इंगित कर रहे थे। इस भ्रूण में पुष्टरज्जु, वृक्कनलिकाएं में आंत्र पाई गई। द्वितीयक भ्रूण के इन भागों के परिवर्धन में न सिर्फ ग्राफ्ट की कोशिका पाई गई, वरन इनमें ग्राही होस्ट कोशिकाएं भी थी, जैसे मैंने पहले आपसे कहा। तो ये स्टडी एक उनको भी चौंकाने वाली थी और उनके लिए उनकी बात की पुष्टि भी करती थी कि दोनों हिस्से मिल करके इसकी स्टडी करने के लिए उन्होंने इसकी काट यानी सेक्शंस काटे इस भ्रूण के। तो उन्होंने जब इसके सेक्शंस काटे ट्राइटूरस टीनियटस की, तो कोशिकाओं की गहरे रंग की थी तो आसानी से दिख गई, उनकी कोशिकाएं तो देखने के लिए काटे गए थे कि भाई पता चल जाए। तो उन्होंने इस चीज़ जो मैंने अभी बात बताई आपको कि भाई कौन से हिस्से बने, तो न्यूरल ट्यूब, देहखंड के भाग, वृक्कनलिकाएं, आंतरिक कर्ण, ये जब उन्होंने देखे कि ये बने में, तो नोटोकॉर्ड ये दाता के उत्तकों से पनपी थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण था ये प्रयोग, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इसमें ग्राही और जिसने होस्ट किया उसके ऊतकों को साथ लेकर के उस जो ग्राफ्ट है उसकी कोशिकाओं में उसको ऊतकोडा मेसोडे में कोरक रंध्र की पुष्ट होस्ट की कोशिकाएं थी, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा एक अपूर्ण समझ लीजिए, लेकिन एक पूरा एम्ब्रियो तैयार कर दिया। इससे ये कन्फर्म होता है, ये क्लियर होता है कि ग्राफ्ट नहीं होता तो द्वितीयक भ्रूण प्रकट बनता नहीं, सेकेंडरी एम्ब्रियो नहीं बनता। जो प्राइमरी एम्ब्रियो बना था यानी दो एम्ब्रियो जब वहाँ बन गए तो जो प्राइमरी एम्ब्रियो था वही रहता अगर ये ग्राफ्ट उसके ऊपर, वो टुकड़ा जो डॉर्सल लिप का टुकड़ा हमने लिया था उस पहले वाले भ्रूण में से ट्राइटस क्रिस्टेटस के हिस्से में से, वो अगर नहीं लगाया होता स्पीमैन साहब ने तो ये काम नहीं होता। तो उन्होंने इस भाग को ऑर्गेनाइजेशन को प्रेरित करने का कहा कि साहब ये संगठन को प्रेरित करता है, भ्रूण के संगठन को प्रेरित करता है, और इस हिस्से को ऑर्गेनाइजर या संगठक का।
तो उन्होंने कहा साहब ये प्राइमरी ऑर्गेनाइजर है, यानी शुरुआती या प्राथमिक संगठक है। बाद में ये भी पता चला और भी है, तो उन्होंने उसको बाद में और नाम दिए बाकी हिस्सों को, जिसको संगठक नाम दिए। खैर, तो परिवर्तित कोशिका इसमें क्या हुआ कि उनके साथ उन्होंने जब ये बात बताया तो ये हमें पता चल गया, और हमने अब तो खैर बहुत सारी स्टडीज़ हो गई है कि संगठक विद्लक प्रारंभ होने से पहले ही युग्मज के दूसरे नवेंद्र भाग में अवस्थित होता है। कि जो डॉर्सल लिप का पोर्शन बना है ना, ये पहले से ही ग्रेक रिसेंट में मौजूद होता है, इसलिए भ्रूण के जिस भाग से ये ना आ पाए उसमें परिवर्तन होने वाली कोशिका संगठित नहीं हो सकती। आपको याद होगा हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर ये देखा था कि किस प्रकार स्पीमैन ने वो बाल से उस सेल को बांधा और उसमें से जिस साइड न्यूक्लियस और ज़्यादा हिस्सा रह गया था ग्रेक रिसेंट का, वो तो पूरा डेवलप हो गया था। तो इस संगठक भाग को स्पीमैन के सम्मान में स्पीमैन का प्राथमिक संगठन, स्पीमैन्स प्राइमरी ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, और स्पीमैन मैनगोल्ड संगठक भी कहते हैं। वो उनके स्टूडेंट के साथ उनका नाम जोड़ा के लगा गया है, तो उनकी एक स्टूडेंट थी बहुत आउटस्टैंडिंग, तो भी कहा जाता है। और इसे न्यूरल इंड्यूसर्स भी कहते हैं, इंड्यूसर भी कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि तब तक स्पीमैन को आइडिया नहीं था कि प्रेरण भ्रूण के प्राथमिक ये किस कारण होता है। तो उनको जब बाद में और भी पता चला कि और हिस्से भी इस तरह के प्रेरण कर सकते हैं, दूसरे साइंटिस्ट ने भी बताया, तो उन्होंने उसको नाम दिया, बाकियों को उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स का नाम दिया।